दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 7 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, वहीं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। तो बड़े शहरों में से बड़े जनजातियों समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को हम जनजातियाँ कहा जाता था। तो अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को हम जनजातियाँ कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में भोकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजातियाँ थीं, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरीयों की जनजाति रहती थी। वहीं उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और नई दूसरी जनजातियों का पूरी प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब ने एक समय में मुग़ल सेनाओं ने लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो कुल के बारे में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि परिवारों में घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातियाँ संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के नियमावस्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। वहीं भीली की बड़ी जनजातियां जो पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन जो था वो दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वह खेतिहर गृहस्थों में अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे आगे हम बाज़ारों पर पहुँचाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वह सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। तो सीटेट में पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था कि टांडा किसे कहते हैं। तो बंजारे लोग जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
या खलजी। अध्याय 3 बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर जगहों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वह मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या था, इसके बारे में देखते हैं। सीटेट में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकर, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी तरह घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीवन का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वह सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वह खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वह खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ महंगा होता है। वहाँ से वह फिर ऐसी चीज़ों को लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वह एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वह सामान उतारने के बाद वह उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातियों विचार विमर्श करते हैं। तो वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वह रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस बात के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों के निर्माण, मंदिर द्वारा बनाया मूर्तियों को स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। गोंड के बारे में देखते हैं। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वह स्थानांतरी किसी अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिसे समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राजगढ़ों में विभाजित थे। तो हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता है। 84 का विभाजन भरहोतोस में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। यहाँ से एक बिंदु और बनता है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। यह प्रश्न कई बार बन चुका है। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। उसकी राख से ही फसल बो दी जाती थी। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता और इसी तरह से फसल उगाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े राज्यों के उदय
ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपनी 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय से राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसके समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। चलिए, वहीं गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसके हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों से उनका निर्यात करने के व्यापार से खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। चलिए अगला बिंदु देखते हैं अहोम जनजाति के बारे में। तो अहोम लोग जो थे वो मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं सदी से ब्रह्मपुत्र घाटी में आग बसे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज से मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को ही अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति बनाती थी मणिपुर में। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो शुरुआत में अहोम लोग जो थे अपने जनजातीय देवताओं का उपासना करते थे, लेकिन 7वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों का राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 में काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाटक कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। वहीं संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो वहीं बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। तो आपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए मंगोलिया को। तो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोली की थी। वह मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी और थोड़ा उत्तर के ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 के चंगेज खान के मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल से बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों में समर्थन पर आधारित थी। तो आज का सेशन यहीं तक था। अब इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं जहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो गख्खर जाति के नेता थे कमाल गख्खर खान थे।
बलोच जनजाति उत्तर प्रदेश में है, वहीं गड्डी जनजाति पश्चिम हिमालय में है, वहीं नागा अहोम जनजाति उत्तर पूर्व में है। तो टांडा को खाना बदोरा के काफिला बंजारों का था। गोंडवाना वन प्रदेश में रहते थे, स्थानांतरण किसी करते थे, छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे, प्रत्येक पार्ट कुल का एक राज्य होता था। अकबरनामा में लिखा था कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, वहीं राजगढ़ में बटे थे। हर गढ़ को कोई खास गोंड कुल का नियंत्रण था, जो 84 गांव की इकाइयों में बटी थी, जिन्हें 84 का विभाजन बरतोहने 12-12 में होती थी। गोंड राजा अमनदास ने संग्राम सिंह की उपाधि ली। उसके पुत्र दलपत ने दुर्गावती से विवाह किया, जिसका युद्ध अकबर के साथ आसिफ शाह के नेतृत्व में हुआ। तो आज का सेशन यहीं तक। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 7 को कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था सीटेट पेपर 2 में एसएसटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। एवं इसके अलावा बिहार 7 पेड्स की भर्ती में सोशल साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।